गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज़, हम पीटी 365 आर्ट एंड कल्चर कर रहे थे, तो चलिए इसका आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो कुछ कल्चरल फेस्टिवल इन न्यूज़ जो थे वो देख लेते हैं। आषाढ़ी बीज ये गुजरात में बनाया जाता है। ये मेनली कच्छ का न्यू ईयर की तरह बनाया जाता है। इसे तब बनाया जाता है जब रेन आती है, जब मानसून स्टार्ट होता है, तो अराइवल ऑफ रेन की तरह से सेलिब्रेट किया जाता है। जो कच्छ कम्युनिटी है, ये गुजरात की जो कम्युनिटी है, वो इसको अपना न्यू ईयर मानती है और इसको ही अपना कैलेंडर मतलब नए साल यहाँ से शुरू होता है। इस ओकेज़न पे क्या करते हैं, गणेश, लक्ष्मी और अदर रीजनल डिटीज़ को क्या करते हैं, ये पूछते हैं। आषाढ़ बीच में ये क्या करते हैं, जो एटमॉस्फेयर का मॉइस्चर चेक करते हैं और ये प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाली जो मेरी क्रॉप होगी इस मानसून में वो कितनी अच्छी होएगी या कुछ मेरे को दिक्कत होगी। तो ये सब क्या करते हैं, इस फेस्टिवल में ये करते हैं। भुगाली बिहू असम का फेस्टिवल है। ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि हार्वेस्टिंग सीजन के एंड में बनाया जाता है, दैट इज़ जनवरी फरवरी में बनाया जाता है। और भी बहुत हार्वेस्ट फेस्टिवल हैं कंट्री में, जैसे पंजाब में बैसाखी, जैसे गेहूँ काटी जाती है, ठीक है। पोइला बैसाखी बंगाल में है, पुठांडू तमिलनाडु में है, विशु केरला में है। जो गोगनो है ना, ये एक तरह का जौ हॉर्प है जो कि वाइब्रेटिंग रीड इंस्ट्रूमेंट है। इसको प्राइमरी यूज़ किए जाते हैं बिहू म्यूज़िक में। एक्चुअली जो ये भोगालू बिहू एक फेस्टिवल है, उस वक्त क्या आता है, ये कुछ म्यूज़िक मतलब कि बिहू म्यूज़िक भी साथ में क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। तो उसमें जो एक इंस्ट्रूमेंट है गोगोना, उसको ये क्या करते हैं, बजाते हैं, ठीक है। इस वक्त आगे बढ़ते हैं। मेला खीर भवानी, ये जम्मू कश्मीर में मेला खीर भवानी, ये मेनली तब सेलिब्रेट करते हैं जब ज्येष्ठ अष्टमी क्या होती है, स्टार्ट होती है। ये बिगेस्ट रिलीजियस फंक्शन है किसका, जो कश्मीरी पंडित हैं, जो कि डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर की, तो ये बनाते हैं। हु फ्लेड देयर होम फॉर देयर लाइफ, आपको पता है 1990s में आया था, ठीक है। ये जो मेला खीर भवानी होता है, ये रगनिया देवी टेम्पल है जो कि जम्मू कश्मीर के गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे होता है। इसी क्या कहते हैं, कश्मीरी पंडित 5 और टेम्पल्स पे भी विजिट करते हैं, जो तुलमुला एक गंदेरबल डिस्ट्रिक्ट में, टिकेर कुपवारा, लखतीपोरा, एस शिव कुमार ये अनंतनगर में है, माता त्रिपुर सुंदरी देवसा और माता खीर भवानी मंजगाम कुलगाम डिस्ट्रिक्ट। सिंपली ये बताया कश्मीरी पंडित बनाते हैं ये, और वो 5 टेम्पल्स के यहाँ विजिट करते हैं, तो अलग अलग 5 टेम्पल का नाम बताया। चामलियाल मेला, ये भी जम्मू कश्मीर में बनाया जाता है। ये चामलियाल बॉर्डर पे बनाया जाता है, जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर लगता है। ये बाबा दलीप सिंह मनहास इनके टेम्पल पे होता है, जिसे बाबा चमलियाल भी बोलते हैं, सांबा डिस्ट्रिक्ट में। लुई नगाई नी, ये मणिपुर का फेस्टिवल है, लेकिन जो मणिपुर की नागा ट्राइब है वो बनाते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि नागा ट्राइब कहाँ की, मणिपुर की, नागालैंड की नहीं है, तो यही कंफ्यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सीड सोइंग फेस्टिवल है। इस वक्त क्या होते हैं, बीज बोते हैं। ये रिफ्लेक्ट करता है रिच कल्चर हेरिटेज नागास का, और उनकी एक्सप्रेस होप करता है कि फेस्टिवल क्या रहे, जॉय रहे, मतलब कि हर जगह खुशी रहे, खुशहाली रहे, प्रोस्पैरिटी रहे। और क्या करता है कि जो भाईचारे का जो बॉन्ड है उसे क्या करता है, स्ट्रेंथन करता है अमंग द ऑल कम्युनिटी। छठ पूजा, ये तो आपको पता ही होगा, बिहार में बनाया जाता है। ये बिहार का फेस्टिवल है, और यूपी की जो नेबरहुड कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ पे बनाया जाता है, ठीक है। झारखंड में भी बनाया जाता है और नेपाल में भी बनाया जाता है इवन छठ पूजा। इसमें क्या, ये मेनली नेचर को वर्शिप करते हैं, सन, रिवर, वाटर बॉडीज, इन सबको क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, ही लार्जेस्ट सेलिब्रेशन है किसका, नागालैंड के ट्राइब्स का, वॉरियर ट्राइब्स का। इस फेस्टिवल का एम यही है कि नागालैंड किस तरह अपने रिच कल्चर को प्रोटेक्ट कर सके और उसके ट्रेडिशंस को क्या कर सके, डिस्प्ले कर सके। ये दिसंबर के पहले हफ्ते में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये फेस्टिवल का नाम हॉर्नबिल इसके नाम पे रखा है, जो एक बर्ड स्पीसीज है स्टेट में, उसके नाम पे इसको रखा गया है। ये रिफ्लेक्ट करता है इन नंबर ऑफ ट्राइबल के कल्चरल एक्सप्रेशंस के सॉन्ग्स को और डांस को। जो नगोबा जतारा है, ये तेलंगाना का फेस्टिवल है। ये ट्राइबल फेस्टिवल है जो कि तेलंगाना के आदिलबादा डिस्ट्रिक्ट में होता है। ये सेकंड बिगेस्ट ट्राइबल फेस्टिवल होता है, जो कि तेलंगाना की गोंड ट्राइब बनाती है, जो कि मिसरम क्लान की है। इस वक्त क्या होता है, गुसाती डांस को परफॉर्म भी किया जाता है डांसर्स के द्वारा, जो गोंड ट्राइब के हैं। ये भी एक स्पेशल अट्रैक्शन है इस इवेंट की। सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला, ये हरियाणा में मतलब कि ऑर्गेनाइज किया जाता है। ये लार्जेस्ट क्राफ्ट्स मेला है, मतलब कि मेला है ये एक तरह का, ठीक है। यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं रिचनेस और डाइवर्सिटी किसकी, हैंडीक्राफ्ट्स की, हैंडलूम्स की और इंडिया के कल्चर हेरिटेज की। ये 1987 से ये जो मेला हो रहा है, ये सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट्स मेला होता है। इसे जो ऑर्गेनाइज करता है वो सूरजकुंड डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद करता है। 34 जो सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला जो 2020 में होगा, उसको जो हिमाचल प्रदेश क्या करेगी, ऑर्गेनाइज करेगी। 2013 से इस जो मेला है ये इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच गया है, और इसमें 20 कंट्रीज़ क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं। ये जो मेला ऑर्गेनाइज़ किया जाता है वो सूरजकुंड मेला अथॉरिटी और हरियाणा टूरिज़्म के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया जाता है, साथ में कोलैब करके मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म, टेक्सटाइल, कल्चर और एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। अगला करते हैं मुरज्जापम रिचुअल्स एट पद्मबन टेम्पल केरला। केरला क्या है, ये क्या है, जो रिचुअल्स इनिशिएट हुए थे
18 सेंचुरी में किस किंग के द्वारा? त्रवणकर के किंग के मार्तांडा वर्मा, जो कि 6 साल में एक बार बनाया जाता है। इसमें क्या होता है, मेनली क्या करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो इनके स्कॉलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, चैंटिंग करते हैं इन वेद्स के, ठीक है, जपते हैं एक तरह का। एनिमल स्पोर्ट्स इन इंडिया, जल्लीकट्टू क्या होता है, तमिलनाडु में ट्रेडिशनल बुल चेसिंग स्पोर्ट है जो कि पोंगल के फेस्टिवल पे ऑर्गेनाइज की जाती है। तो इसका इवन जल्लीकट्टू का जो फेस्टिवल है, संगम लिटरेचर में भी इसका क्या दे रखा है, रेफरेंस दिया हुआ है। अगर आपको कुछ पता हो तो जैसे जब आर्टिकल 21 के अकॉर्डिंग हमारा राइट टू लाइफ है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि राइट टू लाइफ एनिमल्स का भी है। तो उस वक्त क्या 2014 में जल्लीकट्टू को बैन किया था, ठीक है। कंबला उसी तरह एक ही लोकल नेम है, इसमें तमिलनाडु में के बुल की रेस होती हैं, ठीक है, जो सबसे फास्ट जीतेगा वो प्राइज़ दी जाएगा। इरुथु विदुम विजय, ये एनिमल, ये भी एनुअल होती है, बुफेलो रेस होती है, ये कर्नाटका में होती है, ठीक है। तो ये कुछ एनिमल स्पोर्ट्स हैं तो आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, जो पोराग फेस्टिवल है असम का, इस फेस्टिवल को नारासिंघा बिहू फेस्टिवल भी बोलते हैं। ये भी हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो कि असम की जो मिसिंग्स की ट्राइब है वो बनाती है। इसमें फार्मर्स क्या हैं, ये प्रार्थना करते हैं धरती माता से कि हमारी जो क्रॉप्स हैं उन्हें अच्छे से क्या हो, मतलब कि अच्छी उगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आंध्र प्रदेश का वसंतोत्सव, ये जो है सेलिब्रेट किया जाता है तिरुमाला में, और जब स्प्रिंग सीजन अराइव होता है तो उसके अराइवल को ही मार्क करता है। ये स्टार्ट हुआ था 1460s में किंग अछूतियारा के बाद द्वारा। ये क्या करता है, 3 दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है इस फेस्टिवल को। त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णिमा के दिन सेलिब्रेट किया जाता है चैत्र माह में हर साल। मक्कार विलाकू फेस्टिवल केरला का है, ये 2 महीने चलता है फेस्टिवल। एनुअल फेस्टिवल होता है सबरामिला टेम्पल में, जो कि मकर संक्रांति के ओकेजन पे चलता है। सबरामिला टेम्पल बहुत बड़ा इशू है, ये आपको पता भी है, इसके ऊपर अभी एक सुप्रीम कोर्ट का भी बेंच बैठा हुआ है, तो आपको ये सब पता होगा। बत्थुकामा फेस्टिवल क्या है, देखो बत्थुकामा का मतलब ये होता है कि मदर गॉडेस कम अलाइव, ठीक है। ये तेलंगाना का 9 दिन का फ्लोरल फेस्टिवल होता है, ये दुर्गा नवरात्रि में बनाया जाता है। तो दुर्गा नवरात्रि में ये होता है कि जो अपनी माँ है वो साक्षात के आगे धरती पे आ गई है, इस तरह का कुछ माना जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कल्चरल स्पिरिट तेलंगाना की, और जो गॉडेस ऑफ वुमेनहुड है हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। ये फेस्टिवल को भी एक रिगार्ड की तरह बनाता है कि ये स्प्रिंग फेस्टिवल है किसका, गॉडेस गौरी का। पंधारपुर वारी, ये महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। इसके अंदर क्या होता है, एक स्पेशल यात्रा होती है, 250 किलोमीटर की यात्रा होती है, आषाढ़ माह में होता है, जो कि अलंदी विलेज से शुरू होती है और कहाँ तक होती है, विधोबा टेम्पल महाराष्ट्र तक होती है। बहुत लोग होते हैं जो इसमें मतलब कि वॉक करते हैं, जो लोग इसको पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें वारकारीज बोलते हैं। 21 दिन की होती है ये जो यात्रा होती है, और जो आषाढ़ में शुरू होती है और एंड होती है आषाढ़ एकादशी पे होती है। ये जो वारी ट्रेडिशन था ये शुरू किया था संत धृतराष्ट्र के ग्रेट ग्रैंडफादर ने। जाइए नाम देख लेना, इसको प्रोनाउंसिएशन करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तिरामगत कुलकर्णी, और जो दिनाश्वर है खुद को भी क्या करते हैं अदर संत की तरह करते हैं, जैसे नामदेव, स्वतमिल तुकरम, ये सब इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इस यात्रा में, ठीक है। तो कुछ ये फेस्टिवल्स है जो न्यूज़ में, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, न्यू फाइंडिंग्स ऑन द डिक्लाइन ऑफ हरप्पन सिविलाइजेशन। देखो जब हरप्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुई थी तो उसमें हर बंदे का अलग अलग कहना, कोई बोलता है कुछ डिजास्टर्स आए थे, फ्लड्स या अर्थक्वेक, इसकी वजह से डिक्लाइन हो गई, कोई बोलता है आर्यन के इन्वेजन की वजह से क्या ये डिक्लाइन हो गई थी। तो अभी जो डीएनए एनालिसिस हुई है, कुछ स्केलेटल रिमेन्स थे जो हरियाणा की जो राखीगढ़ी साइट पे मिले हैं, तो उसने क्वेश्चन किए थे कि क्या सही में आर्यन के इन्वेजन होने के बाद डिक्लाइन हुआ था। तो एक तरह से क्वेश्चन मार्क आ गया कि क्या सही में ऐसा हुआ था क्या नहीं। तो एक न्यू स्टडी सामने आई है। तो पहले कुछ देख लेते हैं, जो हरियाणा की राखीगढ़ी साइट है ये एक वन ऑफ द 5 नॉन बिगेस्ट टाउनशिप थी जो हरप्पन सिविलाइजेशन की थी। जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स इस साइट से मिली थी कि 5 इंटरकनेक्टेड पाउंड्स हैं, प्लान टाउनशिप मिली है क्योंकि इसमें मड ब्रिक्स भी हैं, बर्न ब्रिक्स भी हैं, जिसमें प्रॉपर ड्रेनेज देखने को मिला है। आपको पता है इंडस वैली सिविलाइजेशन में प्रॉपर ड्रेनेज होती थी। सिरामिक इंडस्ट्री देखने को मिली है, रिचुअल सिस्टम हरप्पन सिविलाइजेशन के देखने को मिले हैं, और सेंटर ने भी प्लान किया है कि वो राखीगढ़ी को एक टूरिस्ट साइट की तरह डेवलप करेंगे और वहाँ पे एक म्यूजियम भी बनाएंगे। लोथाल आपको पता ही गुजरात में है, ये मेनली जो मैरीटाइम एक्टिविटीज़ का एक बहुत बड़ा सेंटर होता था। जो लोथाल लोकेट है वो सबरामती रिवर के नियर लोकेट है और सौराष्ट्र रीजन में लोकेट है गुजरात के। ये मेजर मैरीटाइम एक्टिविटी सेंटर होता था हरप्पन सिविलाइजेशन में 3700 BC में, और यहाँ पे वर्ल्ड का ओल्डेस्ट मैन में डॉकयार्ड है।
अभी ये अच्छी न्यूज़ है गाइस, इस पे थोड़ा ध्यान से देना, इंपॉर्टेंट भी लगती है मेरे को। इंडिया और पोर्टुगल ने अभी कोऑपरेट किया है कि वो क्या करेंगे, नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज म्यूजियम क्या करेंगे, लोथाल में सेटअप करेंगे। और ये जो नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स है, इसे बनाएंगे ट्रिपल P पार्टनरशिप में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनाएंगे, ठीक है। जिसमें हम डिस्प्ले करेंगे इंडिया का हेरिटेज, वो किस तरह से इनलैंड वाटरवेज के थ्रू ट्रेड करता था, वाटर रूट के तरह किस तरह वो ट्रेड करता था। ये जो प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट होएगा वो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग के द्वारा किया जाएगा थ्रू सागरमेला प्रोजेक्ट। और इसमें जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसको भी इन्वॉल्व करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को भी और कुछ अलग स्टेक होल्डर्स को भी इन्वॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये न्यूज़ में क्या देखने को मिला हम देखते हैं। एक पेपर है जो रिसर्च पेपर या रिसर्च आर्टिकल है जो अभी पब्लिश हुआ है, जिसका नाम है एन एंशिएंट हड़प्पन जीनोम लैक्स एंसेस्ट्री फ्रॉम स्टीप पास्टोरलिस्ट एंड इरानियन फार्मर्स ने, जो भी रिसेंटली पब्लिश हुआ है, उसने चैलेंज किया है कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी पे चैलेंज किया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उसके अकॉर्डिंग जो ये पेपर बताता है कि कोई ना तो आर्यन आए कभी और ना ही कभी आर्यन माइग्रेट हुए, ठीक है। कब से हंटिंग गैदरिंग स्टेट से लेके इवन मॉडर्न टाइम में कभी भी आर्यन साउथ एशिया की तरफ आए ही नहीं, ठीक है। अब आर्यन इन्वेजन थ्योरी के बारे में क्या कहा जाता है, जो अर्लियर जो माना जाता है, देखो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे व्हीलर ने, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कि जो इंडो यूरोपियन जो ट्राइब थे, जो आर्यन थे, उन्होंने क्या किया था, इंडस रिवर वैली को कॉन्कर किया था, जिस वजह से क्या हुआ, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था उसका डिक्लाइन होने लगे था। उसने जो व्हीलर थे उन्होंने कुछ और भी देखा था कि मोहनजोदड़ो के टॉप लेवल से कुछ अनबरिड मतलब कि डेड बॉडीज़ मिली थी जो जलाई नहीं हुई थी। कुछ अनबरिड कॉप्सिस का मतलब होता है डेड बॉडी ऑफ मेनली ह्यूमन और एनिमल, कुछ भी हो सकता है लेकिन मेनली ह्यूमन। तो कुछ अनबरिड क्या हैं, डेड बॉडीज़ देखने को मिली मोहनजोदड़ो में। तो इससे ये भी पता चलता है कि वो जो बॉडीज़ हैं या जो वो लोग जो मरे हैं वो वॉर के विक्टिम भी हो सकते हैं। इसने थ्योरी ने सुजेस्ट किया है कि आर्यंस ने कुछ और भी इन लोगों पे यूज़ किया, लाइक हॉर्सेस से मारने की कोशिश की, या कुछ एडवांस वेपन थे जिसमें इन्होंने हड़प्पन पीपल के अगेंस्ट यूज़ किया। अब ऋग्वेदा से क्या एविडेंस मिलता है, ऋग्वेदा को मतलब कि ऋग्वेदा टाइम को रेफ़र किया जाता है, फोर्ट्रेस ऑफ दसा और दासयुद्ध आपको पता ही है, जो वैदिक कोड इंदिरा को पुरंदरा भी बोलते हैं और डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट्स भी बोलते हैं। जो ज्योग्राफिकल एरिया था जो मतलब ऋग्वेदास के टाइम में, उसमें पंजाब और घग्गर हाकड़ा रीजन था। हाउएवर कोई रिमेन्स नहीं देखने को मिले कल्चरल ग्रुप्स के। तो व्हीलर ने बिलीव किया जाता है कि जो हड़प्पन सिटीज़ थी वो मेनली ऋग्वेदा में डिस्क्राइब की गई हैं। इनफैक्ट ऋग्वेदा में एक प्लेस का नाम भी मेंशन है, जैसे हरियुप्पा। ये प्लेस क्या है, रावी रिवर के किनारे लोकेट है और आर्यंस ने यहाँ पे क्या एक लड़ाई लड़ी थी। तो इस हरियुप्पा का जो प्लेस का नाम है वो साउंड्स वेरी सिमिलर टू द हड़प्पा, ठीक है। इस एविडेंस ये व्हीलर ने कंक्लूड किया जाता है कि आर्यन ही थे इन्वेड किया था, जिस वजह से हड़प्पन की सिटीज़ क्या डिस्ट्रॉय हुई थी। तो इन्होंने ये बताया है फिलहाल जो ब्रिटिश के आर्कियोलॉजिस्ट थे व्हीलर का, उनकी आर्यन इन्वेजन की थ्योरी पे क्या कहना है और अभी जो हमारी फाइंडिंग्स आई हैं, जो पेपर पब्लिश हुआ है, उनका क्या कहना है, तो वो बताया है। फैक्ट्स जो अभी न्यू स्टडी है उसने फैक्ट्स क्या दिए हैं, उन्होंने ये देख दिए हैं कि जो इनहेबिटेंट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कुछ और लोग थे, ठीक है। और जो उनका डीएनए है ना, उन जो स्केलेटल जो रिमेन्स मिले हैं, जो उनका डीएनए कराया है, वो लोकल पॉपुलेशन के साथ ही मैच हो रहा है। स्केलेटल जो फाउंड आउट हुए हैं जो अपर पार्ट ऑफ मोहनजोदड़ो में, वो उन लोगों से बिलोंग हुए हैं जो फ्लड्स की वजह से मरे हैं, ना कि आर्यंस की वजह से मरे हैं, जैसे कि व्हीलर ने बताया। कुछ एक और स्मॉल मूवमेंट देखने को मिला, जो सेंट्रल एशिया से कुछ लोग आए थे और वो उनके जीन्स इन पॉपुलेशन में मिक्स हो गए, लेकिन इन्होंने एंसेस्ट्री जो आए इंडस वैली सिविलाइजेशन के पीपल्स की एंसेस्ट्री नहीं चेंज करी। मतलब कि इनका कहने का मतलब यही है कि आर्यंस नहीं आए थे कभी, क्योंकि जो उनके जीन्स मिले हैं वो जो अगर कुछ मिले भी हैं तो वो जो सेंट्रल एशिया से लोग आए थे वो उनके से रेगुलरिटी तो मिली है, लेकिन उन्होंने डिफरेंट एकदम से एंसेस्ट्री को चेंज नहीं किया। कोई अटैक नहीं हुआ जिसने एंटायर पॉपुलेशन को एकदम से रिप्लेस कर दिया। और जो जीनोम है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो भी जो पॉपुलेशन का है वो सारी की सारी साउथ एशिया की पॉपुलेशन से मिल रहा है। तो पॉपुलेशन में कोई भी डिटेक्टेबल एंसेस्ट्री नहीं मिली है जो ये बता सके कि वो आर्यन से मैच था, ठीक है। तो कुछ माइग्रेशन ईरान से भी हुई थी फार्मिंग की वजह से, जिसमें जो हड़प्पन जीन्स है वो मेनली जो प्रेजेंट हैं वो अलग अलग साउथ एशिया के लोगों से मिलता है। और जो इसके अलावा जो थ्योरीज हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के डिक्लाइन पे बोली जाती हैं, पहले तो ये फ्लड्स एंड अर्थक्वेक्स आए थे कि हाँ यार फ्लड्स की वजह से या अर्थक्वेक की वजह से क्या है कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी वो डिक्लाइन होगी। लेकिन क्रिटिसिज्म इसका भी किया जाता है कि सिर्फ हम इतने से उस पर ये एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि ये टेक्टोनिक इफेक्ट की वजह से ये सारी के सारी एकदम से बह गई, ऐसा नहीं हो सकता।
शिफ्टिंग अवे ऑफ द इंडस, ये एविडेंस मिलता है कि कुछ सिल्ट था हड़प्पा में, विंड एक्शन की वजह से कुछ हुआ था, जिस वजह से सैंड और सिल्ट ने क्या कर लिया, पूरी सिविलाइजेशन को कवर कर लिया रेदर देन फ्लड। लेकिन क्रिटिसिज्म ये है कि ये सिर्फ मोहनजोदड़ो का डिजर्शन हो सकता है, डिक्लाइन नहीं हो सकता। कुछ कहा जाता है कि जो वहाँ पे घग्गर रिवर थी वो एकदम से ड्राई हो गई थी, जिस वजह से एग्रीकल्चर डिक्लाइन हो गया था और वहाँ के लोग मर गए थे। क्रिटिसिज्म ये है कि कभी भी घग्गर रिवर को कभी भी अभी तक ड्राई अप का ऐसा कोई भी क्ल्यू नहीं मिला है। ठीक है, तो इसके रिलेटेड क्या न्यूज़ है, सड़कपुर सिनोली, अभी इसको क्या है, इसको शायद नेशनल इंपॉर्टेंस का टैग मिल जाए, लाइकली टू गेट नेशनल इंपॉर्टेंस टैग। अब बताओ हमने कहाँ पढ़ा था नेशनल इंपॉर्टेंस टैग का, हमने चौखंडी स्तूपा में पढ़ा था। ठीक है, तो नेशनल इंपॉर्टेंस टैग मिल सकता है। जो सिनोली है ये एक लार्जेस्ट नेक्रोपोलिस सिमेट्री है। सिमेट्री जैसे अगर आप देखते हो ना, जैसे कब्रिस्तान में इस तरह की ऐसे बनी होती हैं, इस टाइप में बनी होती है ना सिमेट्री, इतने लोग पड़े होते हैं, इस पर आप फूल चढ़ा के चले जाते हो। ठीक है, इस तरह क्रिश्चियंस जो होते हैं वहाँ पे मेनली होता है ये। ठीक है, तो इस तरह की होती है। तो क्या है, सिनोली में एक लार्जेस्ट सिमेट्री है जो कि हड़प्पन पीरियड की है। ये यमुना के बैंक पे क्या है, लोकेटेड है। जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी चैरियोट्स भी हैं, तलवारें भी हैं और बहुत कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, जो ये शो करती है कि उस रीजन में भी क्या होता था, वॉरियर क्लास होती थी पीपल की, और कॉपर ब्रॉन्ज एज से ही बिलोंग करती है। तो कुछ अनअर्थन अंडरग्राउंड सेक्रेट चैम्बर्स भी मिले हैं, डेकोरेटेड कॉफिन्स तो आपको पता ही होगा ना, जिसमें क्या होता है, जैसे ये बड़े बड़े कॉफिन्स होते हैं ना इस तरह के, जिसमें मतलब कि बंदों को रखते हैं, जो डेड बॉडी होती है। ठीक है, फिर तब तक कब्रिस्तान में लेकर जाते हैं, तो ये कॉफिन्स होते हैं, ये सब मिले हैं। जिसको ये गाइस, ये इसमें बताया कि सिनोली में थोड़ा इसके बारे में बताया कि सिनोली में क्या क्या। आगे बढ़ते हैं, संगम एज। रिसेंटली क्या है, जो तमिलनाडु के किलादी में कुछ एग्जीक्यूशन हुई है, उससे ही पता चला जो संगम एज का टाइम पीरियड होता है वो 6th सेंचुरी BC से लेकर 1st सेंचुरी AD तक हो सकता है। जो अभी तक हमें बिलीव करते हैं, हम सोचते हैं 3rd BC से 3rd AD है, लेकिन अभी के हिसाब से जो अभी फाइंडिंग्स हुई हैं उस हिसाब से बोलते हैं कि जो संगम पीरियड होता है वो मेनली 6th सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD तक हुआ होगा। संगम ईरा रेफर करते हैं उस पीरियड को। ये देखो गाइज, ये अच्छी न्यूज़ है क्योंकि इसमें आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन बहुत देखने को मिलेगी, तो इसे ज़रा अच्छे से करना। संगम ईरा रेफर्स टू पीरियड व्हेन अर्लीस्ट वर्क्स, ये तमिल में जब वर्क हुए थे, जैसे संगम लिटरेचर बोलते हैं, उसे कंपोज किया गया था, तो संगम ईरा उसी को बोलते हैं। अब संगम का मतलब क्या होता है, कुछ मीटिंग्स हुई वहाँ पे, कुछ असेंबलीज हुई, तो इसको संगम इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत जो तमिल के पोइट्स थे वो सब लोग इकट्ठे हुए थे, और इकट्ठे होने के बाद उन्होंने क्या किया, संगम लिटरेचर को कंपोज किया था। ठीक है, तो यही बोलते हैं, इनको संगम इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे हैव बीन कंपोज कंपाइल्ड इन असेंबलीज ऑफ द पोइट्स, जो कि मदुराई की सिटी में हुआ था। ये जो रिजल्ट्स होते हैं मेनली ये सेकेंड अर्बनाइजेशन को बोलते थे। फर्स्ट अर्बनाइजेशन तो इंडस वैली अर्बनाइजेशन है, तो इसे एक तरह के जो संगम एज है इसको सेकेंड अर्बनाइजेशन बोलते हैं, जो कि वगाई प्लेन्स पे हुई थी तमिलनाडु में अराउंड 6th सेंचुरी BC में। गंगेटिक प्लेन पे जो वगाई प्लेन्स हैं, इसने लिटरेसी ने अटेंड किया था और आर्ट ऑफ राइटिंग को लर्न किया था। एविडेंस मिलता है कुछ प्रेजेंस थी उस वक्त, एग्रीगेटिंग सोसाइटी भी, कैटल रियरिंग, वीविंग इंडस्ट्री, ये प्रेजेंस था। एविडेंस का कि संगम एज का स्टोन, अब हमें कहाँ से पता चला यार संगम एज का एविडेंस, तो स्टोन इंस्क्रिप्शन मिले, कुछ अशोका के एडिक्ट्स मिले, हाथीकुंबा इंस्क्रिप्शंस मिली, वेलवी कोड़ी और थिरुकुल की इंस्क्रिप्शन मिली। हमने मदुराई के पास कुछ कॉइन्स मिले, जिससे ये इंडिकेट करा जाता है कि तब के लोग क्या करते थे, ट्रेड करते थे, किसके, जो तमिल के लोग थे वो ट्रेड करते थे, रोमन्स के साथ ट्रेड करते थे। कुछ आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं जो ये कंफर्म करता है कि तमिल और रोम के बीच में काफ़ी अच्छे ट्रेड रिलेशंस थे। और नियर पोंडुचेरी फॉरेन अकाउंट्स देखने को मिलते हैं संगम लिटरेचर में, जैसे ग्रीक के या रोमन राइटर्स के, जो एक बहुत बड़ा सोर्स है ये बताने को कि हाँ संगम एज में ऐसा कुछ हुआ होगा। मेगास्थनीस थे जो कि जिन्होंने एक बुक इंडिका लिखी थी, उसमें भी 3 तमिल किंगडम्स का रेफरेंस दिया जाता है। संगम लिटरेचर मेनली मतलब कि आपको पता है संगम लिटरेचर में एक टोलका पीएम है जो सबसे पहले संगम लिटरेचर थी, तो इसकी वजह से भी, क्योंकि ये हमारे पास अभी लाइव सोर्स हैं, तो ये डिपिक्ट करते हैं कि हाँ संगम एज में क्या क्या हुआ था। इथुथुकाई, ये पत्थु पतु, ये संगम लिटरेचर है, तो ये वर्क्स भी प्रोवाइड करते हैं वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन टू नो द हिस्ट्री ऑफ संगम में। जो टोलका पीएम थी जो रिटर्न की गई थी टोलका पीर के द्वारा, ये तमिल ग्रामर बोलते हैं इसको, टोलका पीएम को। ठीक है, देखो 3 मीटिंग्स हुई थी ना, फर्स्ट संगम एज में तो कोई एविडेंस बचा ही नहीं था, ये सेकंड संगम एज का टोलका पीएम है, उसका वो होता है जो टोलका पीएम है, ये बताता है पॉलिटिकल और सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ दैट एज। इथुथुकाई, इसको 8 एंट्रोलॉजीज है, इसमें 8 वर्क्स हैं,
पत्थुपाती में 10 डिफरेंट लिटरेरी वर्क्स हैं। 2 एपिक्स और हैं, सिल्लापथीगरम जो कि इलांगो अधिकाल के द्वारा और मन्नी मेलगाई जो कि छतार के द्वारा लिखी गई थी, जो कि पोस्ट संगम पीरियड से बिलोंग करती हैं। ये बिलीव किया जाता है 3 संगम हुई थी। ये आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि पहली संगम मदुराई में हुई थी, सेकंड संगम कपादोपुरम में हुई थी और जो थर्ड संगम हुई थी वो मदुराई में हुई थी। थोड़ा संगम एज के बारे में पढ़ लेना गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ी एंशिएंट या मिडिवल हिस्ट्री तो संगम एज अगर आप ये पढ़ लोगे तो कुछ तो गेन करोगे। तमिल कंट्री का आपको पता है 3 डायनेस्टीज के द्वारा रूल किया गया था, केरास, चोलास एंड पांड्यस के द्वारा। इनका क्या होता है, इनका एक एम्बलम होता था, चेरास का वो होता था, चोलास का टाइगर होता था और पांड्यस का फिश होता था। गवर्नमेंट सिस्टम यही था कि हेरिडेटरी मोनार्की थी। इनका जो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था वो काफ़ी एफिशिएंटली ऑर्गेनाइज था और इनके पास अपनी रेगुलर आर्मी होती थी। संगम एज की सोसाइटी देख लेते हैं। 5 फोल्ड डिवीज़न था, इसमें हिली ट्रैक्स थे जिसको कुरुंजी बोलते हैं, पास्टोरल लैंड मुलाई बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड को मरुदाम बोलते हैं, कोस्टल लैंड को नेदल बोलते हैं और डेजर्ट को पलाई बोलते हैं। जो यहाँ पे लोग रहते थे वो इसी हिसाब से अपना ऑक्यूपेशन करते थे। तोलका पीएम 4 कास्ट को रेफर करती है, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रियास, वैश्यास और शूद्रास, ये 4 हैं। उसी तरह जो संगम एज के अकॉर्डिंग जो 4 कास्ट होती थी, देखो उनका नाम बस अलग अलग होता था, बाकी ऑक्यूपेशन वही है। जैसे रूलिंग क्लास का नाम क्षत्रिय होता था, इनका अरासर होता था। प्रीस्ट जो ब्राह्मण होते थे इधर अंथनार होता था। वैश्यस जो ट्रेडर होते थे इधर वनीगार होता था और एग्रीकल्चरिस्ट वेलाल रबोला है, ठीक है। यहाँ पे जो वुमेन के करेज को काफ़ी अप्रिशिएट किया जाता था, लेकिन जो विडोज़ की लाइफ थी बहुत ज़्यादा माइजरेबल थी और जो सती की प्रैक्टिस थी वो भी प्रेवेलेंट थी। कुछ यहाँ पे ट्राइब्स भी रहती थी जिनका नाम देख लो आप, थोड़ास, इरुलास, नागास, वेदारास, जो इस पीरियड में रहती थी। इकोनॉमी देख लेते हैं संगम एज की। एग्रीकल्चर वहाँ का चीफ ऑक्यूपेशन था और जिसमें राइस सबसे ज़्यादा यहाँ उगाई जाती थी। उसके अलावा रागी, शुगर केन, कॉटन, पेपर, जिंजर, टर्मरिक, किनामोन और वैरायटी ऑफ फ्रूट भी क्या करी जाती थी, उगाई जाती थी। लैंड रेवेन्यू चीफ सोर्स था स्टेट की इनकम का और जो फॉरेन से कोई भी ट्रेड होता था वहाँ पे कस्टम ड्यूटी लग जाती थी। हैंडीक्राफ्ट जो इस पीरियड का तो बहुत पॉपुलर था, इसके अंदर वीविंग, मेटल वर्क, कारपेंट्री सब था। शेप बिल्डिंग और ऑर्नामेंट्स मेकिंग भी बहुत प्रोमिनेंट थी। मेनली जो हम एक्सपोर्ट करते थे वो कॉटन, फैब्रिक्स या फिर स्पाइसेस, इवरी प्रोडक्ट्स। इवरी पता है ना आपको क्या होता है, जो हाथी के दांत होते हैं ना, उसी इवरी बोलते हैं, ठीक है। पर्ल्स या प्रीशियस स्टोन ये हम एक्सपोर्ट करते थे, जबकि इंपोर्ट क्या होता था, गोल्ड, हॉर्सेस और स्वीट वाइन, ये क्या होता था, इंपोर्ट होता था। रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देख लो, ये अवैयर तमिलनाडु में क्या रिस्पेक्टेबल वुमेन को बोलते थे। ये टाइटल देते थे हम मोर देन 1 फीमेल पॉइंट जो तमिल लिटरेचर के वक्त क्या एक्टिव होती थी। इसमें एटलीस्ट 4 अवाइज हैं। कुछ सम ऑफ द मोस्ट फेमस इंपॉर्टेंट फीमेल पॉइंट्स रही हैं तमिल के नाम पे, तो उन जो फेमस अवाई एग्जिस्टेड करती थी संगम एज के वक्त। चलो आज एक और टॉपिक देख लेते हैं, ममल्लापुरम। सेकंड इंडिया चाइना की जो इनफॉर्मल समिट हुई है ममल्लापुरम में, जो कि हिस्टोरिकल लिंक, ये अभी हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में भी पढ़ी थी, जिसमें हमने देखा था कि सेकंड इनफॉर्मल समिट हुई है इंडिया और चाइना की, कहाँ, ममल्लापुरम तमिलनाडु में। जो फर्स्ट हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो वुहान में हुई थी, चाइना के, ठीक है। तो जरा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस देख लेते हैं ममल्लापुरम। जो ममल्लापुरम है एक पोर्ट सिटी है 7th सेंचुरी में, जो पल्लवा किंगडम के नाम पे बनी हुई है। पल्लवा के जो एक किंग थे नरसिम्हा वर्मन सेकंड, उनके नाम पे ये सिटी को डेवलप किया था, क्योंकि नरसिम्हा वर्मन को ममाला भी बोलते थे। कुछ आर्किटेक्चर हेरिटेज देख लेते हैं ममल्लापुरम का। शोर टेम्पल है जो कि ग्रेनाइट से बना हुआ है, स्ट्रक्चरल टेम्पल है, 700 से 728 AD के बीच में बना था। इसे नरसिम्हा वर्मन सेकंड ने बनाया था द्रविड़ स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर में। ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, तो आपको पता होना चाहिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। पंचरत्न थे और इसको 5 रथ और चैरियट भी बोलते हैं। ये मोनोलिथिक रॉक कट स्ट्रक्चर हैं। इसको मेनली नेम किया जाता है 5 पांडव और द्रौपदी के नाम पे इसको दिया जाता है नाम। अर्जुनास पिनाके है जो कि 27 मीटर इंटू 9 मीटर वर्ल्ड का लार्जेस्ट बेस्ट रिलीफ है। इसमें 100 स्कल्पचर्स हैं, गोड्स के, बर्ड्स के, बीस्ट के और सैंड्स के, ठीक है, 100 से भी ज़्यादा। इसको अर्जुना पिनाके या तापास भी बोलते हैं। इसमें बिलीव किया जाता है कि जब महाभारत पे जब अर्जुन ने क्या करा था, जो कि एक पांडव था, उसने लॉर्ड शिवा की तपस्या करी थी, तो वो तपस्या इसलिए की थी ताकि वो कौरवों का क्या कर सके, विनाश कर सके और खुद को पावरफुल बना लेके। तो इस कहानी पे क्या है, इसको बनाया गया है अर्जुन आपके साथ में। और एक और भी कहानी है कि डिसेंट ऑफ गंगेस, इसमें क्या, जो भागीरथ किंग थे उन्होंने क्या करा था, एक टांग पे खड़े होकर तपस्या करी थी लॉर्ड से कि यहाँ की रिवर को, वो जो गंगा रिवर है वो अर्थी पे आए, धरती पे आए, टू प्लीज़ द सोल्स ऑफ द एंसेस्टर। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो अर्जुना पिनाके को जब बनाया तो इसको डिपिक्ट की हुई है वहाँ पे, ठीक है गाइस। वराह केव है कुछ, इसको अधिवराह केव टेम्पल भी बोलते हैं। ये रॉक कट केव टेम्पल है 7th सेंचुरी में। ये भी हम ममल्लापुरम का आर्किटेक्चर देख रहे हैं जो उसके फेमस हो रही हैं,
जो प्रोमिनेंट स्कल्पचर है इस केव में वो लॉर्ड विष्णु का है, जो माना जाता है कि जब वराह स्वामी मतलब कि जो लॉर्ड विष्णु थे उन्होंने भूदेवी को बचाया था सीस से, मतलब समुद्र से बचाया था। ठीक है, तो ये 3-4 कहानी आपको पता होना चाहिए। अब चाइना का कनेक्शन क्या है, तो ये देखने को मिला है कि जो पल्लवा किंग थे वो काफ़ी ट्रेड और डिफेंस रिलेशन थे चाइना के साथ थे, और जिसमें किंग क्या करते थे, चाइना की हेल्प करते थे कि जो तिब्बत है, जो क्योंकि उस वक्त तिब्बत का भी ग्रोथ हो रहा था, तो उस पर चेक रखते थे, नज़र रखते थे। कुछ स्टडी देखने को मिली है आर्कोलॉजिस्ट हिस्टोरियन के द्वारा, उसमें देखा गया है कि जो ममल्लापुरम है उसके काफ़ी कमर्शियल लिंक्स है, किसके साथ, चाइना के साथ, श्रीलंका के साथ और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। और क्वाइंस जो देखने को मिला है चाइना, पर्शिया और रोम से, वो देखने को मिला है कि मतलब ममल्लापुरम में क्वाइंस देखने को मिले हैं, जो कि एक तरह का ट्रेड सेंटर था पल्लवास के टाइम में ममल्लापुरम। चाइनीज़ एक ट्रैवलर थे हुन उन्होंने भी इस टाइम में क्या करा था, विजिट किया था ड्यूरिंग द रूल ऑफ नरसिम्हा वर्मन सेकंड। ये भी कहा जाता था तो बौद्ध धर्म हैं जिन्होंने क्या किया, चाइना में बौद्ध धर्म को लेके गए थे। ठीक है, वो भी तमिलनाडु कोस्ट में इस वक्त क्या किए थे, ट्रैवल किए थे। सो गाइस ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली न्यूज़ हम अगले टाइम पे स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई गाइस, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।